गाइस हम देख रहे हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी में हम देख रहे थे लोकसभा, उसी में आगे हम अपना टॉपिक बढ़ाएंगे आज। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है, ये देखेंगे। देखिए पॉलिटी ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर आप शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य न होने पर अपना पद रिक्त कर देगा। अगर देखिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो क्या है, अपना पद रिक्त कर देगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, दे सकते हैं। तो अब ये आ जाए कि अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो एक दूसरे को देते हैं, ये याद रख लीजिए, फ्रेंड्स हैं। उन्हें तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से नहीं। ठीक है, तो उन्हें क्या है, उसे जितने भी सदस्य हैं सबके बहुमत से संकल्प पारित करके ही हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो उपस्थित हैं और जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके बहुमत से नहीं, जो समस्त सदस्य हैं उनके बहुमत से संकल्प पारित करके नहीं हटाया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 94 में प्रावधान है कि लोकसभा एक संकल्प पारित करके उसे पद से हटा सकती है, परंतु शर्त सिर्फ ये है कि कम से कम 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना देनी होगी। तो आर्टिकल याद रख लीजिए कि 94 है। ठीक है, और क्या है, मैंने आपको बताया एक संकल्प पारित करके ना हटाते हैं, सबसे पहली बात है ना। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति हटाते हैं और ये सब कौन हटाता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो देखिए क्या हुआ, लोकसभा एक संकल्प पारित करके उन्हें पद से हटा सकती है, लेकिन उन्हें 14 दिन पहले उन्हें बताना पड़ता है कि भैया हटा रहे हैं आपको। ठीक है, 14 दिन है, देख लो जो देखना है। ठीक है, इस तरीके से याद करिए। लोकसभा अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। इस संदर्भ में संसद में उस पर मतदान नहीं होता, तो इन्हें उनका जो वेतन है वो संचित निधि से मिलता है और उस पर वोटिंग नहीं होती है। लोकसभा में उसके कार्य और आचरण के संबंध में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना। तो उनके जो कार्य है उन पर ना चर्चा कर सकते हैं ना आलोचना। ठीक है, मतलब उन्हें खूब शक्ति मिली हुई है। लोकसभा की शक्तियां और कार्य, अब देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा सदस्य का लोकप्रिय सदन है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो देखिए लोकसभा को कहते हैं लोकप्रिय सदन, और उसके पास दूसरे सदन जो राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ, ऑब्वियसली लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं क्योंकि लोग वोट करके उन्हें चुनते हैं, इसलिए। ठीक है, अब लोकसभा की विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, मतलब लोकसभा की क्या-क्या शक्तियाँ हैं, तो उनमें विधायी शक्ति, सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, देखिए जितने भी विधेयक बिल लाए जाते हैं या तो उसे राज्यसभा के समान या उससे ज़्यादा ही लोकसभा को शक्ति मिली हुई है। ऐसे याद रख लीजिए, लोकसभा पावरफुल है, उसके पास बहुत ज़्यादा, उसने बहुत जिम कर लिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा पावर, उसके पास ज़्यादा शक्ति है राज्यसभा से, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, धन विधेयक आर्टिकल जो 110 है तथा वित्त विधेयक का जो टाइप 1 है सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। देखिए जो धन विधेयक है और जो वित्त विधेयक टाइप 1 है वो केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। मतलब धन सिर्फ लोकसभा के पास है, ऐसे याद कर लीजिए। किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा की मजबूत स्थिति का परिचायक है। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई बिल पे दोनों में बात नहीं बन रही है, राज्यसभा कह रही है कि हमें ये संशोधन कीजिए, राज्यसभा संशोधन, सॉरी, लोकसभा संशोधन संशोधन नहीं मान रही है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर उनमें आपस में लड़ाई होती है तो एक जॉइंट उनकी बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 के तहत, अ, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा की मजबूत स्थिति का परिचायक है। ठीक है, तो उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब देखिए अगर जॉइंट बैठक भी होगी तो ज़्यादा बहुमत तो लोकसभा का ही रहेगा ना ज़्यादा। ठीक है, तो फिर भी उसको इस तरीके से भी ज़्यादा शक्ति है, उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करेगा, तो उसकी शक्ति तो फिर ज़्यादा ही हो गई। संविधान संशोधन एवं धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। ये बहुत आता है कि संयुक्त बैठक दो उसमें नहीं बुलाई जा सकती, अगर संविधान संशोधन विधेयक है या धन विधेयक है। ठीक है, बाकी सब में संयुक्त बैठक बुलाते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, चूंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, इसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसलिए सरकार एवं कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। तो देखिए जो कार्यपालिका होती है आपको पता ही है ना, वो उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। ठीक है, और वो जो होते हैं मंत्रिपरिषद, वो क्या है, लोकसभा के प्रति प्रति उसका सामूहिक उत्तरदायी होता है। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है टेस्ट में, तो उसमें दिया हुआ था कि संसद के प्रति उत्तरदायी तो होती है मंत्रिपरिषद, तो एक वर्ड से आपका गलत हो सकता था अगर आपको याद नहीं है कि वो लोकसभा के अकेले लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व
उत्तरदायित्व उसका होता है। इसलिए सरकार अर्थात कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। तो कार्यपालिका जो हमारी है या जो सरकार है उस पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं? वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति है राज्यसभा की अपेक्षा, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि धन किसके पास है? लोगों के पास, लोकसभा के पास, ऐसे याद कर लीजिए। तो धन विधेयक जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, इसलिए इसके पास अत्यधिक शक्ति है। अन्य शक्ति क्या है? लोकसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव का अनुमोदन यदि लोकसभा ना करे तो उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जो लोकसभा है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, ठीक है। तथा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है प्रस्ताव पारित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा अगर देखिए राज्यसभा में क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए मैंने आपको पहले बताया था प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा इसका अनुमोदन ना करे तो उनको हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने के लिए भी लोकसभा की सहमति आवश्यक है। तो इन सब में लोकसभा की भी सहमति आवश्यक होती है। अब संसद के नेता कौन कौन होते हैं? देखिए, एक होता है सदन का नेता। सदन के नेता से अभिप्राय समानता प्रधानमंत्री से होता है। सदन का नेता कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है। किंतु प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकता है यदि वह मंत्री लोकसभा का सदस्य हो तो, ठीक है। तो अगर मंत्री अपनी जगह किसी और को भी लोकसभा का सदन का नेता बना सकता है यदि वह मंत्री जो है लोकसभा का सदस्य हो तो। संविधान में इस पद के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। सदन के नियम और संविधि में इसका उल्लेख है। तो मतलब संविधान में सदन के नेता का कोई उल्लेख नहीं है, जो नियम है सदन के उनमें है। एक होता है विपक्ष का नेता। देखिए, संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। एक मैंने आपको बताया सदन का नेता प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जिसे चुनता है वो होता है। विपक्ष का नेता होता है, ठीक है, दोनों सदनों में। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। तो जो विपक्ष का नेता होगा उसे क्या है, वो दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के जो कुल सदस्य हैं उसकी संख्या का 1/10 होना चाहिए। अतः विपक्ष के नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो वो तभी बन सकता है जब उसके पास लोकसभा में कम से कम 25 सदस्य हैं और राज्यसभा में 25 सदस्य हैं। सॉरी, लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य हैं। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता का पद महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका कार्य सरकार के कार्यों की सकारात्मक आलोचना करना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। तो वो क्यों बनाते हैं? देखिए, विपक्ष का काम होता है कि जो सरकार है उसकी जो कार्य है उनका सकारात्मक आलोचना करे, ठीक है। ये वर्ड याद रख लीजिए, अच्छा है, सकारात्मक आलोचना है ना। और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना। लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद लोकसभा के स्पीकर द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो स्पीकर देता है वो पद। वर्ष 1977 में भारत में विपक्ष के नेता के पद को विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 द्वारा वैधानिक बना दिया गया और विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया, ठीक है। इस सांविधिक प्रावधान के अनुसार विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते कैबिनेट मंत्री के वेतन और भत्ते के समान होते हैं। तो जो विपक्ष का नेता होता है उसको जो वेतन मिलता है वो कैबिनेट मंत्री के समान मिलता है। वर्ष 1969 में विपक्ष के पहले नेता के रूप में लोकसभा में राम सुभग सिंह को और राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा को बनाया गया था। ये एक डाटा है। लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो और मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक होती है, ठीक है। तो इनके लिए भी विपक्ष के नेता की सहमति जरूरी है। संसद के नियम और संविधि में इसका उल्लेख है। इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है, नियम है जो संसद के उसमें है। एक होता है विप या सचेतक। विप क्या होता है? देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल का सदन में अपना विप होता है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका क्या है, अपना एक विप होता है, ठीक है। सारे राजनीतिक दल का इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में की जाती है। ये संसद में अपने दल के सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। इसका काम क्या होता है? वो देखता है कि उनका जो दल है उसके सदस्य उनके व्यवहार देखता है। वह संबंधित सदस्यों पर विप के निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। वो देखता है सदस्य हैं क्या वो, मतलब जो दल है उसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो विप उन्हें निर्देश दे रहा है उसका पालन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इस पद का उल्लेख ना तो संविधान में है ना ही सदन के नियम और संविधि में है, ठीक है। कहीं इसका उल्लेख नहीं है लेकिन हमें तो पढ़ना है क्योंकि वो होता है, ठीक है। अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।